हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के लास्ट लेक्चर में। अभी तक हमने इसके 4 लेक्चरों को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लास्ट लेक्चर 5th होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाकर देख लीजिए, तभी आपको जो लेक्चर 5 है वो समझ आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसा आपको पता है कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में नॉन टीचिंग के वैकेंसीज निकले थे, और जिसमें आपके लिए यूडीसी, एलडीसी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कई सारे पोस्टों के लिए आपको डोमेन नॉलेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक्ट आने वाले हैं। तो उसमें से ही हमारा जो एक एक्ट है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 आज समाप्त होने वाला है। इसमें हमने आपको जो उसके नियम हैं उनको हमने ट्रिक्स से आपको याद करा दिया है। हालांकि एक काम और करेंगे, एक कंप्लीट वीडियो मुश्किल से 5 मिनट की रहेगी, उसमें हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारे नियम याद करा देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीसीएस कंडक्ट रूल की लास्ट क्लास। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने नियम 18 तक देख लिया था। आज हमको नियम 18 का से देखना है। तो एक बार हम पूरा 1 से लेके 18 तक का रिकॉल करेंगे। उसके बाद सिर्फ 4-5 आपके नियम बचे हैं, उनको हम आज की क्लास में समाप्त कर देंगे। मतलब आज आपका जो एक्ट है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए बट देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो हमने पढ़ लिया था नियम 1। तो नियम 1 में हमने क्या देखा था? नियम 1 में हमने देखा था संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू करना। अगर आपसे पूछे कि नोटिफाइड कब किया गया था, तो नवंबर में किया गया था 1964 को। मैंने ट्रिक से आपको इसको याद करा दिया है। अगर आप नहीं देखा है क्लास तो आप देख सकते हो। और गजट में प्रकाशित कब हुआ, मैंने इसको भी आपको ट्रिक से याद करा दिया था, दिसंबर 1964 को। कुल कितने इसमें नियम हैं? तो कुल इसमें 25 नियम हैं। किन किन पर लागू होगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होंगे उन पर, और जो रक्षा में सिविलियन के पद पर नियुक्त होंगे उन पर लागू होने वाला है। किन पर लागू नहीं होगा? तो रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, एआईएस के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, और राष्ट्रपति ने अगर किसी धारक के संबंध में निर्देश या आदेश दिया हो कि इस पर लागू ना हो तो उस पर भी लागू नहीं होगा। फिर हमने क्या देखा था? परिभाषाएं देखी थी नियम 2 में, कि परिभाषाओं में सरकार से आशय केंद्र सरकार से होगा। सरकारी सेवक हम देख चुके हैं ऊपर, है ना। और परिवार में भी हमने देखा था कि पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन शामिल होगा। पति पत्नी शामिल होंगे, पुत्र पुत्री, सौतेला पुत्र, सौतेली पुत्री। परंतु एक कंडीशन है कि उस जो होंगे सारे वो पूर्णतः उस पर आश्रित होंगे, है ना। और एक कंडीशन और देखी थी कि विवाह का संबंध हो या फिर रक्त का संबंध हो, उसमें भी एक हमने कंडीशन देखी थी कि पूर्णतः आश्रित हो। इसको हमने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में किया हुआ है। फिर हमने नियम 3 देखा था, जिसमें हमने सामान्य के बारे में पढ़ा था। और जो नियम 3 का सब क्लॉज 1 है, हमने उसमें क्या देखा था कि 21 आपके इसमें क्या है, सामान्य आचरण के नियम हैं। और जो 4 से लेकर जो 21 हैं वो आपके कब जोड़े गए हैं? 2014 में आपके जोड़े गए हैं। शुरू के 3 आपको याद रखना, इंटीग्रिटी, ड्यूटी और अनबिकमिंग। इसकी ट्रिक क्या थी? IDU। फिर हमने नियम 5 देखा है, नियम 3 का देखा है। इसमें क्या देखा था हमने? तत्परता, शिष्टाचार। नियम 4 का क्या देखा है? सरकारी नीतियों का पालन। नियम गा में क्या देखा है? कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। हमने इसमें यह भी देखा था कि यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या शामिल होता है ना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका जो बी वाला पोर्शन था, उसमें मैंने आपको ट्रिक से भी याद करा दिया था, PDFIH। मतलब मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। हमने कार्यस्थल भी देखा था कि कार्यस्थल में आपकी क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। इसकी ट्रिक क्या थी? SHOT, शॉर्ट। फिर हमने नियम 4 में क्या देखा था? सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों की कंपनियां फार्मों में नियुक्ति। हमने इसको भी ट्रिक से देखा था कि 4 रिलेटिव्स हैं, है ना, नियर रिलेटिव्स। तो आपके कितने रिलेटिव्स हैं? 4 रिलेटिव्स हैं। ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे से इसको डीप में जाके हमने इसको पढ़ा था। फिर हमने नियम 5 में क्या देखा था? राजनीति और चुनाव में भाग लेना, कि जो सरकारी कर्मचारी होगा वो ना तो राजनीति में भाग लेगा ना ही चुनाव में भाग लेगा, लेकिन वोट दे सकता है। हमने चीज़ें इनको हमने बहुत अच्छे से भी देख लिया है। फिर नियम 6 में हमने क्या देखा था? सरकारी कर्मचारियों को संस्थाओं का सदस्य बनाना, है ना। कौन कौन सी संस्थाओं का मतलब संस्थाओं का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन थी कि संप्रभुता, अखंडता, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो भैया वो उस संस्था का क्या नहीं बनेगा? सदस्य नहीं बनेगा। फिर हमने क्या देख लिया था? हमने नियम 7 देख लिया था, प्रदर्शन और हड़तालों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था इसको। नियम 8 में रेडियो या प्रेस से संबंधित प्रावधान को भी हमने बहुत बढ़िया तरीक़ा से देखा था।
फिर हमने क्या देखा है, नियम 9 सरकार की आलोचनाएं, कि सरकार की हमें आलोचनाएं करना चाहिए, तो हमने क्या बोला था, नहीं, नो, नहीं करना चाहिए। फिर हमने नियम 10 में क्या देखा है, समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य, मतलब इसमें साक्ष्य देने संबंधी प्रावधान को हमने देख लिया था। नियम 11 में क्या देखा था, आधिकारिक सूचना का संचार, कि भैया सूचना का जो संचार होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। चंदा देखा था नियम 12 में, क्या देखा था, चंदा, नियम 12 में। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भैया आपको चंदा नहीं देना है, लेकिन हमने 3 छूट देखी थी कि कहाँ कहाँ पर आप चंदा दे सकते हो। क्या देखा था, राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे सकते हो, झंडा दिवस पर दे सकते हो, और कोई धर्मार्थ या कोई परोपकारी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हो या ले सकते हो, दे सकते हो, है ना। नियम 13 में हमने उपहार देखा था कि भैया उपहार, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था कि कैटेगरीज वाई भी हमने देखा था कि किस कैटेगरी के जो ग्रुप ए का, बी का, सी का कर्मचारी, उसको कितनी क्या गिफ्ट की अमाउंट होना चाहिए, सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से उसको देख लिया है। नियम 13 में हमने दहेज के बारे में भी पढ़ लिया था। नियम 14 में हमने क्या देखा था, सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन देख लिया था। नियम 15 में निजी व्यापार या रोजगार, है ना, रोजगार नहीं मिलता तो क्या भैया लोग डरने लगते हैं, डरते मतलब 15 डरता, है ना। हमने बहुत सारे नियम हमने ऐसे ही कोरिलेट करके याद कर लिए थे। अब हमको नियम 15 ये देखना है कि इसमें हमने क्या देखा था, सरकारी आवास पर सबलेंटिंग और खाली करना, कि हमने ये देखा था कि अगर सरकारी आवास होगा तो भैया उसको आप कर्ज पे नहीं, किराए पर नहीं दोगे, लीज पर नहीं दोगे, कब्जे की अनुमति नहीं दोगे, है ना। बहुत अच्छे से हमने सारे नियम देख लिए थे। नियम 16 में पूंजी निवेश उधार लेना देना भी बहुत अच्छे से हमने देख लिया था। 17 में दिवालियापन और आदतन कर्जदारी, कि भैया आपको ऐसे कोई काम नहीं करनी है, निजी कार्यों में आपको ऐसा प्रदर्शन नहीं करना या प्रबंध नहीं करना जिससे आप दिवालिया हो जाओ। अब आ जाओ नियम 18 में हमने चल अचल और मूल्यवान संपत्ति के बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था कि, है ना, कि क्या अचल कहलाता है, क्या चल कहलाता है, क्या मूल्यवान संपत्तियां कहलाती है ना। तो अब आज हमको नियम 18 का से देखना है, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज हमको नियम 18 का देखना है कि इसमें क्या प्रावधान है। तो इसमें है भारत के बाहर अचल संपत्ति का अर्जन तथा विदेशियों के साथ लेन देन पर प्रतिबंध। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। तो इसमें लिखा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, मतलब उसको अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इस कार्य को करेगा, बिना अनुमति के कार्य नहीं करेगा। कौन कौन से कार्य होंगे वो, पहला है वह भारत से बाहर, कहाँ से, भारत से बाहर अपने या परिवार के सदस्य के नाम से कोई भी अचल संपत्ति खरीदकर, बंधक रखकर या पट्टे पर या उपहार में या अन्यथा अर्जित नहीं करेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई कर्मचारी है और वह सोचे कि वो स्वयं के, है ना, या परिवार की किसी सदस्य के नाम से, कहाँ पर, विदेश में, सिंपल भारत के बाहर तो विदेशी होगा, है ना, तो विदेश में वो किसी भी प्रकार की संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकता, चाहे वो गिफ्ट में मिली हो, चाहे आपने खरीदी हो, चाहे आपको पट्टे में मिली हो। आपको पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आपने पूर्व अनुमति ली है तो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है तो आप विदेश में संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया पहला वाला। फिर दूसरा कंडीशन इसमें, वह भारत से बाहर स्थित कोई भी अचल संपत्ति जो कि उसने अपने नाम या परिवार के सदस्य के नाम हो का किसी भी प्रकार बेचकर, बंधक रखकर या पट्टे पर या उपहार में देकर निपटान नहीं करेगा। मतलब दूसरी कंडीशन बोलती है वो कि अगर आपके पास विदेश में कोई अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति मतलब जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गया ना, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हो, पहले से आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है और आपकी जॉब लग गई, है ना, तो फिर आप बाद में ऐसा नहीं करोगे कि आप स्वयं उसको बेच दो या आप परिवार के किसी सदस्य के नाम से ही आप उसमें उसका मतलब बेच दो, उसका बंधक रख दो, पट्टे पर या उपहार में आप दे दो, तो आप उसके बाद भी फिर आप पूर्व अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ आ गया है। और लास्ट इसमें है, किसी भी विदेश सरकार, विदेशी संगठन या संस्था से लेन देन नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, ना तो वो कोई विदेशी, ना विदेशी सरकार,
न विदेशी संगठन और संस्था से लेन देन नहीं करेगा। किस संबंध में नहीं करेगा? पता चल गया होगा कि अचल संपत्ति संबंधित में कोई भी लेन देन नहीं करेगा। समझ आ गया है नियम 18 का। अब पड़ोस में क्या लिखा थी, जो इसका टाइटल था क्या था कि भारत के बाहर अचल संपत्ति का अर्जन, इसको हमने देख लिया है, तथा विदेशियों के साथ लेन देन पर प्रतिबंध। मैं दोनों में देख लिया है कि क्या प्रतिबंध किए गए हैं। बताइए, समझ आ गया है नियम 18 का। क्या देखा था हमने इसमें कि अगर सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के 3 कार्य नहीं करेगा। एक तो क्या नहीं करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्वयं के या परिवार की किसी सदस्य के नाम पर विदेश में ना तो संपत्ति का मतलब न संपत्ति खरीदेगा, न पट्टे पर लेगा, न बंधक रख कर लेगा, न उपहार में किसी प्रकार से नहीं लेगा। अगर उसके पास है तो वह पूर्व अनुमति के उसको बेच भी नहीं सकता, ना स्वयं से ना परिवार के किसी सदस्य के नाम से, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट और हमने क्या देखा था इसमें कि किसी विदेशी सरकार, संगठन या संस्था से लेन देन भी नहीं करेगा। किस संबंध में? अचल संपत्ति के संबंध में। समझ आ गया है। अब अगला देखें हम क्या है। देखो, अब है नियम 19। तो नियम 19 में हम क्या देख रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों के कार्यकलापों और चरित्र को वैध ठहराना, है ना। अब देखो इसमें प्रावधान क्या क्या है। इसमें मेनली आपको 2 प्रावधान पढ़ने हैं। पहला इसमें है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने किसी ऐसे सरकारी काम के समर्थन के लिए, किसके लिए? समर्थन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अदालत या प्रेस का सहारा नहीं लेगा। जिस काम की कटु आलोचना हुई हो या जिसे मान हानिकारक स्वरूप माना गया हो। समझा रहा हूँ, दूसरा और देख लो। लेकिन यह नियम किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने निजी आचरण या निजी तौर पर किए गए किसी काम का पक्ष पोषण करने से नहीं रोक सकता। देखो क्या है इसमें, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। अब उसने कोई ऐसा कोई काम किया है, कब? अपने ऑन ड्यूटी उसने कोई ऐसा काम किया है कि जिसके लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ रही है? अदालत की ज़रूरत पड़ रही है ना, या उसको प्रेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? सरकार की पूर्व सहमति या पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और ऑन ड्यूटी कोई ऐसा काम कर देता है, सरकारी काम, कुछ ऐसा सरकारी काम कर देता है जिससे उसकी बहुत आलोचना हो रही हो या उसको मानहानि का स्वरूप दे दिया गया हो, तो वह स्वविवेक से, ऐसा नहीं कि स्वयं अदालत चला जाएगा अपना केस निपटा लेगा, है ना, या प्रेस को सूचना दे देगा कि भैया वो हम पर आलोचना कर रहा है, अपना खुद का बयान देने लग जाए कि भैया हम तो निर्दोष हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जब तक सरकार की पूर्व अनुमति वो ना ले ले। समझ आ गया है। लेकिन दूसरी बात यह बोलती है कि अगर उसका कोई निजी मामला है, मतलब सरकारी काम को छोड़कर उसका कोई निजी मामला है, तो वह भैया अदालत, प्रेस का सहारा, कुछ भी वह कर सकता है। लेकिन सरकारी काम के लिए वह ऐसे किसी भी प्रकार का सहारा नहीं लेगा। तो इसमें यही बोल रहा था कि सरकारी कर्मचारियों के कार्यकलापों और चरित्र को वैध ठहराना। समझ में आ गया है नियम 19 क्या है। चलिए तो अब देखते हैं हम नियम 20। नियम 20 में क्या है? गैर सरकारी या किसी दूसरे बाहरी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पक्ष पुष्टि करना। देखो डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता है नियम। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नौकरी संबंधी मामलों जैसे भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, किसी विशेष स्थान पर तैनाती, किसी विशेष पद पर नियुक्ति, प्रतिकूल टिप्पणी के उन्मार्जन मतलब रिमूवल, अधिक्रमण के मामले की शिकायतें, सरकारी आवास के आवंटन इत्यादि में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी उच्च प्राधिकारी पर राजनीतिक या किसी दूसरे प्रकार का दबाव नहीं डलवाएगा। देखो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सपोज करो कि यह सरकारी कर्मचारी है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कराना है या फिर उसको अपना क्या कराना है, प्रमोशन कराना है।
है ना, या उसको क्या करवाना है, नियुक्ति करवाना है अपनी, या किसी की घर में नियुक्ति कराना है, या किसी विशेष पद पर उसको नियुक्ति चाहिए है ना, या पर उस पर कोई आरोप लगा है उसको उसका रिमूवल करवाना, मतलब उसको अलग कराना है ना, उसको कोई अगर सरकारी आवास चाहिए है तो उसके लिए अगर वो क्या लगा रहा हो, शोर सिफारिश लगवा रहा हो, किसके माध्यम से, या तो किसी राजनेता के माध्यम से, या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किस पर, उच्च अधिकारी पर, किस पर, उच्च प्राधिकारी पर अगर वह दबाव डलवा रहा हो तो भैया यह नहीं करना है। सिंपल सा यही बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है वो, गैर सरकारी में कौन आ जाएंगे, आपके राजनेता आ जाएंगे, है ना, कोई और अन्य व्यक्ति आ जाएगा, या किसी दूसरे बाहरी प्रभावशील व्यक्ति से तात्पर्य क्या है, जिसकी बहुत चलती हो, द्वारा पक्ष पुष्टि मतलब खुद के पक्ष में पुष्टि नहीं करवाएगा, जैसे पदोन्नति नहीं करवाएगा, ट्रांसफर नहीं करवाएगा, किसी विशेष पद पर नियुक्त नहीं करवाएगा, है ना, सरकारी आवास के आवंटन के लिए शोर सिफारिश नहीं लगाएगा, तो ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा। तो समझ आ गया है नियम 20 में क्या है, क्या बोलना चाह रहा है नियम 20। चलिए तो नियम 21 देखते हैं। नियम 21 में क्या है, विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसमें सरकारी कर्मचारी के विवाह संबंधी प्रतिबंध है। अब ऐसा नहीं कि विवाह नहीं करने वाला प्रतिबंध है, विवाह तो करेगा, लेकिन उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रतिबंध किए गए हैं। देखो इसमें मेनली आपको 3 प्रतिबंध आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे वो 3? पहला तो उसमें लिखा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा जिसका जीवन साथी अभी जीवित हो। कैसे? ये सरकारी कर्मचारी है और यह वह लड़की है या लड़का है जिससे वह शादी करना चाहता हो या चाहती हो, है ना। इसका क्या है, पति जिंदा हो या क्या हो, उसकी पत्नी जिंदा हो, तो भैया ये दोनों विवाह नहीं कर सकते। मतलब ये सरकारी कर्मचारी है, कौन है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, और यह कौन है, जिससे वह सब क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, और इसका क्या हो, पति जिंदा हो, तो विवाह नहीं कर सकता है ना। पहली कंडीशन यही बोल रहा है वो। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका जीवन साथी जीवित है किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज है सरकारी कर्मचारी है, इसकी क्या हो चुकी है, पहले से ही इसकी शादी हो चुकी है और इसकी पत्नी साथ रहती है, तो भैया किसी और से क्या नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन यह बोलता है। और तीसरी क्या है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी किसी विदेश से विवाह कर चुका हो, किसी विदेशी से विवाह, विदेश से नहीं, विदेशी से विवाह कर चुका हो या करता है, तो वह इस बारे में सरकार को सूचना देगा। मतलब क्या है, ये सरकारी कर्मचारी है और भैया ये कोई विदेश की सुंदरी है, फिर उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, आपको इसकी सूचना गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। बस सिंपल सी ये 3 चीज़ें थी विवाह संबंधी। आई थिंक आपको ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें लिखा है, केंद्रीय सरकार निम्न बातों की संतुष्टि के उपरांत सरकारी कर्मचारी को खंड 1 और 2 में बताए गए विवाह करने की अनुमति दे सकती है। इसमें खंड 1 और 2 में, खंड 1 और 2 में हमने क्या देखा था, एक में तुमने क्या देखा था, जिससे उसको विवाह करना है ना, उसका जीवन साथी ना हो, और दूसरा क्या था, सरकारी जो कर्मचारी है इसका जीवन साथी ना हो। अगर इन दोनों के जीवन साथी हैं तो भैया विवाह नहीं कर सकते, फिर वो हमने ये देखा था। और उसमें 2 कंडीशन बता रहा है कि भैया विवाह कर सकता है, अनुमति दे सकता है। क्या अनुमति दे सकता है, पहला इसमें लिखा है, सरकारी कर्मचारी एवं विवाह करने के इच्छुक दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति हो और ऐसा करने के पीछे कोई दूसरा कारण हो। मतलब पहले तो बोल दिया कि भैया नहीं करेगा, लेकिन बाद में फिर बोला गया कि अनुमति मिल सकती है विवाह की, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए कि भैया आप क्यों विवाह करना चाहते हो ऐसा, तो आपको इसका कोई कारण बताना होगा, तब जाके आप विवाह कर सकते हो। कारण कुछ भी हो सकता है ना, या तो हो सकता है कि भैया वो परेशान करती हो या वो परेशान करता हो, कुछ भी XYZ कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो आपको समझ आ गया है विवाह संबंधी प्रावधान नियम 21। चलिए तो नियम 22 में क्या है,
शराब और नशीली दवाओं का सेवन। अब इसमें लिखा है कोई भी सरकारी कर्मचारी, अब इसमें 5 बातें हैं, क्या क्या है देखते हैं। पहला है यदि फिलहाल किसी ऐसे इलाके में है जहां शराब या नशीली दवाओं के संबंध में कोई कानून लागू है तो वह इसका दृढ़ता से पालन करेगा। मतलब क्या है कि कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, और उसकी नियुक्ति कहाँ पर होती है, किसी ऐसे इलाके में होती है जहाँ हाल फिलहाल में कोई कानून लागू है शराब या नशीली दवाओं से संबंधित। तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो पालन नहीं करेगा कानून का, भैया उसको भी क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, अपनी ड्यूटी के दौरान शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा और इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि इससे काम पर कोई प्रभाव ना पड़े। सिंपल आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऑन ड्यूटी भी क्या नहीं करेगा, वो शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा। तीसरी इसमें बात है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा। कहाँ पर, पब्लिक प्लेसेस पर भी क्या नहीं करेगा, वो शराब और नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा। चौथा इसमें है किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा। कहाँ पर, पहली चीज तो पब्लिक प्लेस पर नशा करेगा ही नहीं, मतलब सेवन ही नहीं करेगा शराब नशीली दवाओं का। और दूसरा क्या है, अगर उसने कर लिया है तो भैया उपस्थित भी नहीं होगा, है ना। और लास्ट इसमें है किसी भी शराब या नशीली दवाओं का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करेगा। किसमें, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करेगा। इसमें प्रयोग पर छूट नहीं है, लेकिन ये बोला है कि अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करेगा। तो आपको ये 5 बातों को याद रखना है कि इसमें कौन कौन चीज़ें शामिल की गई हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो किसी होटल के प्राइवेट रूम में शराब या नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है तो उस पर उसको प्रतिबंध नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें बोला कि सार्वजनिक स्थान पर नहीं करना। सार्वजनिक स्थान में क्या क्या, जैसे आपका क्लब हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, मॉल्स हो जाएंगे, कोई भी चीज़ जहाँ पर पब्लिक इकट्ठा है वहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो होटल का रूम होगा उसका खुद का प्राइवेट रूम होगा तो उसमें वो क्या कर सकता है, इन चीज़ों का सेवन कर सकता है। समझ आ गया है। अब एक और इसमें है महत्वपूर्ण, नियम 22 का। इसमें लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने संबंधी प्रतिबंध। मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम आयु का है तो उसको आप काम पर नहीं रख सकते हो, यह सरकारी कर्मचारियों को बोला गया है। सिंपल आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक सबसे और महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछेगा कि जो नियम 22 का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखने संबंधी प्रतिबंध का प्रावधान है, इसको CCS कंडक्ट रूल 1964 में कब जोड़ा गया, 14 अक्टूबर 1999। कब जोड़ा गया, 14 अक्टूबर 1999। यह डेट आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको याद रखना है। तो हमने क्या देख लिया है, हमने नियम 22 भी देख लिया है, नियम 22 का हमने का भी देख लिया है। तो इसी के साथ जो हमारा CCS कंडक्ट रूल था आज समाप्त होता है। हालांकि आपका नियम 23, 24 और 25 भी है, लेकिन मैंने उसको शामिल नहीं किया है क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना 0% है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप गवर्नमेंट की साइट्स पर जाकर आप उसको रीड कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई समझाने का भी नहीं है और एग्जाम में आने के लिए भी वो महत्वपूर्ण नहीं है। जितना काम का था मैंने आपको सारे नियम से बता दिए हैं, सिर्फ 3 नियम मैंने लास्ट के छोड़े हैं। अगर आपको लगता है तो मैं एक काम करूँगा, उनकी आपको फोटोज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा। और आपको टेलीग्राम अगर चैनल से ऐड होना है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ लाने वाले हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि मैम आपके लिए जो हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको पता है कि बेसिक कंप्यूटर्स पूछा जाना है आपके लिए। तो उसके मैम कम से कम आपको लगभग 2 से 3 हज़ार, कम से कम बोला मैंने, 2 से 3 हज़ार MCQs और PYQ कराने वाले हैं, जिससे आपका सारा का सारा जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है सारा आपसे
बनने लग जाएगा। उसमें आपका थ्योरी भी रहेगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बताती भी जाएंगी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैम पढ़ा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अब इसी वीडियो में कि जो आपको एमसीक्यूज अब होने वाले हैं, एमसीक्यूज और पीवाईक्यू। कल से आपके इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यू चलेंगे, आई थिंक 4 से 5 दिन आपके चलेंगे। उसके बाद ही हम फिर जो आपका अगला एक्ट है हम उसको जारी रखेंगे। और अगले एक्ट का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले एक्ट का नाम क्या होगा आपका, सीसीएस रूल 1988 आपका होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक फिर नए मज़ेदार वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।